गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कुलदीप। पिछली क्लास में ये हमने पैराग्राफ फिनिश कर दिया था और इस पैराग्राफ से हमको स्टार्ट करना है। पिछली क्लास में हमने ये बताया था या आपने समझने की कोशिश की थी कि हमारे हिंदू धर्म में जिस प्रकार से कोई ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उस कार्य में पारंगत भले ही क्यों ना हो, लेकिन कोई भी समाज का नैतिक दायित्व तो ये नहीं बनता है कि वह उस व्यक्ति को उसका पेशा बदलने की स्वतंत्रता दे दे। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे समाज के लोग, हमारी भारतीय संस्कृति के को मानने वाले लोग अधिकतम बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण यहाँ पर बना हुआ है इस जाति प्रथा के कारण। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। अगर हम दूसरा भाग उसका देखें, श्रम विभाजन, तो उसमें भी जो जाति प्रथाएं हैं, जो जाति प्रथा के नियम कानून बना दिए गए हैं, वो भी गंभीर दोषों से युक्त है। उसमें भी बहुत बड़े बड़े दोष हमको दिखाई पड़ते हैं। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की सुरक्षा पर निर्भर नहीं रहता। फिर भी जो भी जाति प्रथा हमने तय की हुई है और जिन जिन जातियों को जिस प्रकार का काम हमने विभाजित कर रखा है, क्या वो भी उनकी सुरक्षा पर निर्भर है? क्या हम किसी व्यक्ति को दिए गए कार्य को जब हम उसको बांटते हैं, उसको विभाजित करते हैं, उसको सौंपते हैं, क्या उसकी कभी इच्छा को हमने कभी दिमाग में रखा, कभी सुरक्षा को ध्यान में रखा कि क्या वह व्यक्ति वह कार्य अपनी इच्छा से कर रहा है या किसी दबाव में कर रहा है? यह भी हमारी एक जाति प्रथा का एक दोष है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का उसमें कोई स्थान नहीं है। हमारे समाज में काम करने वाला, जातिगत काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, स्वेच्छा से काम नहीं करना चाहता। जो जबरदस्ती उसके जाति के लिए बनाया गया है कि नहीं, ये तुम्हारी जाति है, तुमको यही कार्य करना है। जैसे धोबी के लिए धोबी कपड़े धोना, नाई के लिए बाल काटना, मोची के लिए, चमड़े का काम करने वाले के लिए चमड़े का काम करना, टेलर के लिए टेलरिंग का काम करना, अन्य ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमारी जातिगत। ये माइक कौन खोल रखा है भाई? माइक बंद कर लो अपना। ओके, बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। जो भी हमने जातिगत कार्य बना लिए, जातिगत कर्म की शैली बना ली, उसमें किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं है। क्या हमारे समाज में रहने वाली विभिन्न जातियों, वर्गों के लोग, भाई आप भी जानते हैं किस प्रकार से हर एक जाति का काम नियत किया गया, और उस नियत काम के पीछे क्या हमने उन नियत कामों को करने वाले लोगों की कभी इच्छा जाननी चाहिए या लोगों ने जाननी चाहिए? जिन्होंने तय किया कि इस जाति का व्यक्ति, इस जाति के लोग यही काम करेंगे, क्या उन लोगों की रुचि का उन्होंने ध्यान दिया था? शायद नहीं, कोई महत्व नहीं था। पूर्व लेख ही इसका आधार है। क्यों दिया गया, क्यों काम किया गया, क्यों उसको वही काम दिया गया?
और क्या इसके विरुद्ध में कहा गया? पूर्व लेख, तुम्हारे पूर्व लेख ऐसा था, भगवान ने तुम्हारी किस्मत लिख दी कि तुम नाई के घर में पैदा हो गए, स्वीपर के घर में पैदा हो गए, बनिया के घर में पैदा हो गए, ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए, तुम्हें वो काम करना ही पड़ेगा, तुम्हें आए या ना आए, तुमसे बने अथवा ना बने। सीखो, नहीं सीखो तो करो, करना ही पड़ेगा। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। आज समस्या यह है कि बेरोजगारी हर तरफ है, उद्योग भी नहीं है, उद्योग हैं तो गरीबी है, गरीबी होगी तो उत्पीड़न होगा। वो गरीबी, वो उत्पीड़न, वो बेरोजगार होना इतनी बड़ी समस्या नहीं है। समस्या यह है कि जो भी काम हमको मिला है, जातिगत कार्य मिला है, उसको हम रुचि के साथ नहीं, अरुचि के साथ, बिना मन के, अरुचि मतलब बिना मन के, बिना स्वीकार्यता के, केवल व्यवस्थितावश करते हैं। विवश हैं, चलो नहीं करना है, जबरदस्ती करना है, इसलिए कर रहे हैं, तो हम व्यवस्थावश उस काम को करते हैं। तो उन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या व्यक्ति को जो अपना पेशा बदलने की इच्छा है, क्या बदल सकता है या नहीं? शायद नहीं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर चालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। भाई कोई भी काम है, जब हम उस काम को इच्छा से नहीं, जबरदस्ती किसी दबाव में आकर करेंगे तो व्यक्ति कैसा हो जाता है? चालू काम करने। चालू काम करना मतलब काम को टालने की आदत धीरे धीरे उस व्यक्ति के अंदर पैदा होती है। जो काम सुरुचि, अपनी इच्छा के साथ, अपने मन के साथ अच्छे से काम करने की जो प्रेरणा देता है वो है सुरुचि का काम। जो काम हम अपनी इच्छा से करते हैं वो सुरुचि का काम है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों को दिल न लगता हो, न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त जा सकती है? किसी काम में हम कुशल क्यों बनते हैं? जब हमारा उस काम में मन लगता है। जब मन लगेगा तो हम उस काम को अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और चार अच्छी योजनाएं बनाएंगे कि उस काम को और अच्छे से करें। धीरे 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 काम तो करता है व्यक्ति, रोज कार्य करता है, लेकिन उस काम में कुशलता की बजाय चालूपन होने के कारण वो उस काम को जो कर भी पाता है वो भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे आता है, यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है। कहा जा सकता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। आर्थिक पहलू, एक बार आदमी गरीबी तो झेल सकता है, लेकिन ये जो अधिकार का दंश है, ये जातिगत प्रथा जो हमने लोगों पर थोप रखी है, ये प्रथा तो बहुत ही खतरनाक है। एक बार गरीबी, आर्थिक पहलू मतलब धन दौलत ना हो तो व्यक्ति इस संसार में अपने आप को सस्टेन कर सकता है, रह सकता है। लेकिन ये जाति प्रथा इतनी हानिकारक है, शायद ये पूरे आदमी की पूरे जीवन को ही नष्ट कर देती है। गरीबी तो चलो 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल तक रहती है, उसके बाद धीरे धीरे काम करने की प्रेरणा अपने अंदर पैदा होती है और वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन ये तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो कभी खत्म होती ही नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। ये जाति प्रथा है, यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि, जो स्वाभाविक प्रेरणा है, उसकी रुचियां हैं, आत्मशक्ति को, जिसके अंदर शक्तियां हैं, उन शक्तियों को दबा देती है, खत्म कर देती है और अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। नियम ऐसे जो अस्वाभाविक हैं। अस्वाभाविक मतलब जो नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है,
उचित नहीं है, सही नहीं है, उन नियमों में जकड़ के रखती है और धीरे धीरे वो जकड़ इतनी मजबूत हो जाती है कि वो इंसान निष्क्रिय हो जाता है। काम करने की सारी उसके अंदर की इच्छाएं वो दब दब करके नष्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इस पार्ट में बच्चों जो हमने पढ़ा या पिछली क्लास में जो भी हमने पढ़ा था, उनमें किसी को इस पार्ट में कोई समस्या हो तो बताएं, कुछ पूछना हो तो बताइए। एनी क्वेरी? नो सर। नो। और किसी कोई क्वेश्चन है? नहीं। तो हम इसी का जो अगला पार्ट है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, पार्ट यही है। इसी कड़ी में हम इसको भी प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है? जातिगत विविधता की बात को खत्म करके एक तो बात उन्होंने कह दी कि जातिगत व्यवस्था हानिकारक है, गलत है, यह स्वेच्छाचारिता पर एक लगाम है। लेकिन इसका उन्होंने एक उत्तर भी दिया। हमारे पास समस्याएं तो होती हैं, लेकिन उस समस्याओं का समाधान नहीं होता। उन्होंने समस्या बताई कि जाति प्रथा समस्या तो है, लेकिन उसका समाधान भी उनके पास है। समाधान कैसा है वो ये बताते हैं। कहते हैं आदर्श समाज है क्या, जाति प्रथा ना हो तो क्या हो, उसका भी उत्तर दिया। कहते हैं जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों को नीरस गाथा सुनते सुनते या सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही उब गए होंगे। क्या कल भी आप यही जाति प्रथा पढ़ी, पढ़ाई, समझी, समझाई, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। लेखक भी बता रहा है ये विषय ही ऐसा है जिसको हम लाखों सालों से धोते चले आ रहे हैं, झेलते चले आ रहे हैं। ना तो बहुत ज्यादा हमारी ये समझ आता है, ना तो बहुत ज्यादा हम इस पर काम कर पाते हैं। क्या होता है, यह अस्वाभाविक भी नहीं है। अगर हमको ऊब लग गई है, हमको बुरा लगा है, ये अस्वाभाविक नहीं है, गलत नहीं है, सही है, ये होता है। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। भाई जो हम प्राचीन काल से, पुराने समय से जो चीजें देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, वो अचानक एक दिन में तो जाएंगी नहीं ना, वो अचानक एक दिन में खत्म नहीं होंगी। तो मैं जो अभी तक इसका मैं एक निगेटिव पहलू ले रहा था, नकारात्मक भाग ले रहा था, अब मैं इसका रचनात्मक या निर्माणात्मक पहलू लेता हूं, उस पर चर्चा करता हूं। कहते हैं मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे, यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? सही प्रश्न है। ठीक है भाई, अंबेडकर जी की बातों से हम असहमत हो सकते हैं। जाति प्रथा आवश्यक है या नहीं, ये अलग विषय है। पर अगर जाति प्रथा के अंबेडकर जी पोषक नहीं है, वो जाति प्रथा को नहीं मानते कि जाति प्रथा सही है, तो भाई फिर आदर्श समाज है क्या? हम समाज की परिकल्पना को कैसे देखते हैं? समाज किससे बनेगा? क्योंकि हमने जो प्रारंभिक समय से देखा है वो विभिन्न जातियों के समूह को एक समाज के रूप में देखा है। विभिन्न जातियां हैं, उसमें शताधिक 100 से अधिक जातियों का समावेश है इस समाज में, और उस समाज को हम देखते चले आ रहे हैं बचपन से, तो हमको यही एक आदर्श समाज लगता है। लेकिन अंबेडकर जी के अनुसार यह आदर्श समाज की परिकल्पना नहीं है। तो वो प्रश्न खुद करते हैं, खुद ही उत्तर देते हैं। तो अगर मेरी आलोचना, मेरी मतलब अंबेडकर जी की आलोचना आपने सुनी, तो आपको क्या लगता है आदर्श समाज क्या है? श्रेया? श्रेया, यस सर। आर यू लिसनिंग मी? ओके। तो ये जो बात कही गई पहले चैप्टर में, श्रेया सुन रही हो? यस सर। जाति प्रथा की जो आलोचना इन्होंने की, जो आपने समझा पूरा इस पहले पार्ट को,
इसमें आपको क्या लगता है, वो जाति प्रथा सही है या गलत है, जो उनके विचार हैं? तो कई हद तक गलत ही है। कई हद तक गलत है। किस पर्पज में गलत है? तो जैसे जाति प्रथा की वजह से लोगों को अपने जो इंटरेस्ट की चीजें हैं वो नहीं लेने को मिल पाती। जैसे आपने धोबी का एग्जाम्पल दिया, उनको अगर धोबी का काम नहीं करना तो तब भी उन्हें धोबी का काम करना पड़ रहा है। ठीक है, ओके। अब यही प्रश्न अम्बेडकर जी ने कहा कि अगर मैं इस जाति प्रथा का विरोधी हूं, जाति प्रथा का विरोध करता हूं, तो मेरी समस्या है यह, लेकिन उसका मैं समाधान भी लेके आया हूं। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ समस्या लेके आते हैं। अम्बेडकर जी समाधान भी लेके आए, बोले देखो ये गलत है लेकिन ये सही है। सही बता रहे क्या है? यदि मैं जातियों का विरोधी हूं, विरुद्ध हूं, तो मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? ठीक है, यदि ऐसा आप पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर आधारित होगा। कहा अम्बेडकर जी कह रहे हैं जो मेरा आदर्श समाज है, आदर्श समाज की जो मैंने परिकल्पना की है, उसमें क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता हो। हर एक व्यक्ति, समाज का हर एक कोने में रहने वाला व्यक्ति स्वतंत्र हो। स्वतंत्र मतलब आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, कायिक, हर एक प्रकार की कोई भी काम करे, कहीं भी रहे, कुछ भी कमाए, कितना भी कमाए, कितना भी कुछ करे, स्वतंत्र। समता, समानता हो। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं? दूसरा उत्तर क्या दे रहे हैं? समता होनी चाहिए। अब ये नहीं, जैसे अभी की जाति प्रथा में क्या है, ये जाति का व्यक्ति है इतना ऊंचा है, ये जाति क्या है थोड़ा नीचा है। ये कौन है भाई? सर ओम पांडे। ओम पांडे अगर नहीं है, बनता है तो मत करो ना बेटा। चुपचाप देखो बस। सॉरी सर। ओके, तो समता क्या है? सब समान है, ना कोई इतना ऊंचा है, ना कोई इतना, ना कोई इतना, ना कोई छोटा, बिल्कुल कोई नहीं, सब समान। ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना शूद्र है, ना अछूत है, ना पढ़ा लिखा है, ना अनपढ़ है, कोई कुछ नहीं है, सब एक जैसे हैं, सब एक बराबर है। ये समता होनी चाहिए। और तीसरा भ्रातृता। भ्रातृता मतलब भाईचारा, सब एक दूसरे को अपना भाईचारा दिखाएं, भाई माने, अपना परिवार का सदस्य माने। और ये भाईचारा कब होगा? जब हमारे बच्चों ध्यान रखिए, देख रहिए और मिलते हैं आगे फिर। ओके ओके सर। ओके बाय बच्चों। बाय सर। थैंक यू सर। बाय। ओके, हेलो, मेरी आवाज आ रही बच्चों? यस सर। यस ये सर। बीच में कौन घुस आया था पता नहीं। चलो तो हाँ, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता। समता कब होगी, भ्रातृता कब होगी? जब समता होगी। और समता कब होगी? जब हमारे अंदर भ्रातृता का भाव होगा। इन तीन चीजों पर हमारा समाज आधारित होगा, ऐसा बाबा साहब ने अपनी बात रखी। क्या ये ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? कोई आपत्ति किसी को नहीं। सारे समाज के लोग आपस में मिलजुल कर रहे, साथ उठें, साथ बैठें, साथ काम करें, क्या बुराई है इसमें? इसमें किसी को बुराई है? किसी को कोई प्रश्न चिन्ह होगा इसमें? नहीं सर ठीक नहीं है, सब लोग अच्छे मानेंगे कि हाँ भाईचारा ठीक है। भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को आपत्ति हो सकती है?
किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। एक हम अपने समाज में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखें, ऐसा नहीं कि बन गया नियम तो बन गया, अब काम कोई नहीं कुछ बदल सकता, जो हमारे पूर्वजों ने किया तय कर दिया तुमको ये काम करना है तो करना है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। अगर करना भी चाहे फ्लेक्सिबिलिटी, अगर हम पैदा करना चाहें अब तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने फ्लेक्सिबिलिटी की, उसमें उस मूवमेंट की कुछ गुंजाइश नहीं रखी। ऐसा हमारे अंदर भर दिया गया है, ऐसी बातें भर दी गई हैं कि वो स्थान ही नहीं है, एक भी अवकाश नहीं है। ऐसे समाज में ये बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यह वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। अगर हम सब लोग भाईचारे के साथ रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, तो सबको सबके सामने खड़े रहने में कोई किसी के साथ समस्या नहीं आएगी। अभी आड़े क्या आता है? अभी आड़े क्या आता है? हमारा बड़प्पन, हम बड़े हैं, हम ऊंची जाति के हैं, हम छोटी जाति के घर क्यों जाएं? वो छोटी जाति का है, हम ऊंची जाति के लोगों के पास वो क्यों आए? वो दूर रहे, हम दूर रहे, ये आड़े आता है, ये बीच में खड़ा हो जाता है। नहीं तो हम भाईचारा अभी भी कर सकते हैं, लेकिन वो जातियां आड़े आ रही हैं, वो समाज के नियम, कड़े कानून आड़े आ रहे हैं। हम उनको रोकना चाहते हैं लेकिन नहीं रोक पा रहे हैं, चाह करके भी नहीं रोक पा रहे हैं। क्या लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है? लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीत तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। हम जो सोशल साइंस में एक शब्द पढ़ते हैं लोकतंत्र, वो क्या है? आपने लोकतंत्र की परिभाषा किसी ने सोशल साइंस में पढ़ी है बच्चों? अभिषेक, अभिषेक, मधु? यस सर। लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ी है? लोकतंत्र क्या है? यस सर। क्या होती है? सर जिसमें मतलब लोग अपनी मर्जी से मतलब सरकार चुनते हैं अपनी। वो तो तुमने केवल भाषा बता दी। जो भाषा है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों पर शासन ही लोकतंत्र है। खुद राजा हो, खुद पर शासन करे, खुद के लिए करे, ठीक है, वो लोकतंत्र है। राजतंत्र, राजा प्रजा के लिए करे, वो राजतंत्र है। यहां पर लोकतंत्र का मतलब है खुद राजा हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, खुद पर शासन कर रहे हैं, ये लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का नाम दिया गया, वो केवल एक शासन पद्धति नहीं जो हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं, वो है सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है। समूह में सब लोग रहें, एक साथ रहें, समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। समाज में जो काम हो रहा है सब लोग मिल बांट के करें, वही तो लोकतंत्र है। लोक मतलब लोगों के बीच का एक जो जाल है, लोगों का तंत्र है, लोगों का नेट है, वो लोकतंत्र है, आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। अब उस साथियों के साथ श्रद्धा और सम्मान का भाव क्यों मांग रहा है? क्योंकि यहां कह रहा है समता का भाव, भाईचारे का भाव, ठीक है। क्या क्या है? स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता। ये कैसे आएगा? ये भाव जो कह रहा है साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, तो जब तक हमारे अंदर वो समता नहीं आएगी, भ्रातृता नहीं आएगी, तब तक हम कैसे हो पाएंगे? हमारे अंदर दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव कैसे आएगा? नहीं आएगा। तो हम इन चीजों को अपने अंदर समाहित करें, समानता का भाव लाएं, भ्रातृता का भाव लाएं, तो अपने आप हमें अपने समाज के लोगों के प्रति यह श्रद्धा व सम्मान का भाव अपने आप हमारे अंदर जागृत होगा। लेकिन
हमने बचपन से ही हमारे अंदर वो एक बातें भर दी गई जातियों के लिए, ये जाति का है, वो उस जाति का है, वो बड़ा है, वो छोटा है, वो नीच है, वो ऊंच है। इनके विभेद हमारे अंदर भर गए और इन्हीं विभेदों के कारण हम आज अपने आप को किसी के साथ समान रूप में नहीं बिठा पाते हैं, एक सम नहीं कर पाते हैं कि वो अलग और हम अलग। ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक, कल की क्लास में हम इसके आगे यहां से शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहता है? नो सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बच्चों, बाय। थैंक यू सर। ओके।